हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स की जो वीडियो सीरीज अपन ने स्टार्ट करी थी एसएससी के लिए, उस सीरीज का यह सेकंड वीडियो होने वाला है। और ये कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, इसको मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जस्ट शौक हो रहा था मुझको, क्योंकि ये ऐसे उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। सो फर्स्ट हेडिंग होने वाली है हमारी थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसका। प्राइस डिटरमाइंस डिमांड एंड सप्लाई इन अ मार्केट अंडर ceteris paribus कंडीशन। ठीक है, तो किसी भी मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई होती है वो कैसे कंट्रोल होती है, वो प्राइस से। ठीक है, प्राइस के हिसाब से डिमांड होती है और प्राइस के हिसाब से वस्तुओं की उसकी सप्लाई होती है। ठीक है, किस टाइप से होती है ये आगे देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक टर्म आया है। प्राइस कब चीज़ों की डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करता है? अंडर ceteris paribus कंडीशन। यानी कि प्राइस का इफेक्ट तभी दिखेगा जब लोगों की इनकम, जो मार्केट में ट्रेंड वगैरह चल रहा है, ठीक है, कभी कभी नए अलग ट्रेंड के कपड़े चलते हैं, कभी कुछ और ट्रेंड चलता है वो, और फिर अलग और अदर चीज़ें जैसे कि वेदर हुआ, मतलब गर्मियों में अलग टाइप की चीज़ें बिकती हैं, सर्दियों में अलग। तो बाकी यदि इन सब चीज़ों को अपन कांस्टेंट माने तो उस कंडीशन को बोलते हैं ceteris paribus कंडीशन। यदि बाकी सभी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो सिर्फ प्राइस ही है जो डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे करता है इसको आगे देखेंगे। फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसमें लिखा है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वस्तुओं के प्राइस और क्वांटिटी जो उसकी मांग रहती है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड है वो कम होती जाएगी। कैसे? देखो, इसका ग्राफ कुछ रहता है ceteris paribus कंडीशन ने तो लिखा है डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी कि जब अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इस टाइप से डाउनवर्ड स्लोप रहता है इसके कर्व में। ठीक है, कैसे? ये है इसका कर्व। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, अब इस पे अपन अलग अलग पॉइंट देखते हैं। ठीक है, एक ए पॉइंट कंसीडर करो। यहाँ पे क्या है, प्राइस ज़्यादा है, ओके, और तो क्वांटिटी की जो डिमांड है, देखो किसी भी ग्राफ को ऐसे स्टडी करते हैं कि उसको एक पैरेलल लाइन अपन एक्स एक्सिस के खींचते हैं, ये एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी जितनी उसकी डिमांड है वो शो हो रही है, और बाई एक्सिस पे उसका प्राइस। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को अपन दोनों उस पॉइंट से पैरेलल, दोनों एक्सेस के पैरेलल लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पे इसका प्राइस होगा P1 मान लेते हैं, और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी होगी, इसको Q1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस ज़्यादा है और क्वांटिटी इतनी है। अब इस पे अगला पॉइंट देखेंगे अपन, जैसे इस पॉइंट पे देखा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक इसके पैरेलल लाइन और एक इसके पैरेलल लाइन। ठीक है, इसको मान लेते हैं Q2 और इसको मान लेते हैं P2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो इस पॉइंट से जैसे अपन इस पॉइंट पे आए तो प्राइस कम हुआ, और लेकिन क्वांटिटी देखो इधर पे इतनी क्वांटिटी थी Q1 में, और जैसे Q2 हुई तो इतनी क्वांटिटी हो गई। तो एक साइड से देखो प्राइस इतना कम हुआ और क्वांटिटी इतनी बढ़ गई। तो जैसे जैसे प्राइस कम होता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाती है, यानी कि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, और जैसे क्वांटिटी कम हुई तो प्राइस बढ़ेगा। जैसे अगला पॉइंट यही मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी इधर आ गई और प्राइस इधर आ गया, इसको P3 मान लेते हैं और इसको Q3। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन इस साइड आगे जाएंगे और कोई पॉइंट लिया तो क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ गई, एक Q4 हो गया, और इसी के रिस्पेक्ट में ये हो गया P4। तो देखो ये नीचे घटते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो एक ऐसा हुआ इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि जैसे प्राइस कम होगा क्वांटिटी बढ़ेगी। यदि अपन देखो प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो जैसे पहले ये कम था P4 P3, जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो उसी के रिस्पेक्ट में क्वांटिटी कम होगी, यानी कि एक ऐसा रिलेशनशिप हुआ इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो जैसे क्वांटिटी कम होती है, मतलब जैसे प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी बढ़ती है, और जैसे प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाती है। ये इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, देखो अब रूल भले ही है लॉ ऑफ डिमांड, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि रूल हमेशा फॉलो हों, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हमेशा आ जाते हैं। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस टू डिमांड, यानी कि डिमांड लॉ को जो फॉलो नहीं करते हैं। फर्स्ट है गिवन गुड्स। नॉर्मली क्या होता है कि
प्राइस इंक्रीज होने पे जो उसकी डिमांड है वो कम हो जाती है। लेकिन इन चीज़ों में ऐसा नहीं होता है। गिवन गुड्स को ही देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बाजरा है और दूसरा है गेहूँ, ठीक है, बी फॉर बाजरा, जी फॉर गेहूँ। इसका प्राइस है मान लो 15 रुपये पर केजी है, ठीक है, और इसका प्राइस है 40 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। यानी कि अब इसको देखते हैं। मान लो कोई पर्सन इसको 4 किलो यूज करता है तो इसका प्राइस हुआ 60 और इसको 1 किलो लेता है, ठीक है, तो ये हुआ 40। यानी कि 100 रुपये खर्च कर रहा है और 5 किलो अनाज लगता है उसको, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका प्राइस यदि 15 से बढ़ के कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब इस प्राइस में क्या होगा, अभी भी उसको 5 किलो अनाज लेना है। अब इस कंडीशन में ऐसा तो करेगा नहीं कि मान लो इसका प्राइस 40 ही रहता है कि वो पूरे गेहूं ही ले ले, उसके पास अमाउंट भी 100 रुपये ही है, ठीक है। उसने 4 किलो लिया बाजरा, तो 4 किलो 20 के प्राइस में कितना हो गया, 4 किलो हो गया 80 का। अब उसके पास बचते हैं सिर्फ 20 रुपये, तो 20 रुपये का वो गेहूं तो लेगा नहीं क्योंकि उसको 5 किलो लगता है, तो ये 20 रुपये एक्स्ट्रा वो बाजरे में ही खर्च कर देगा और 1 किलो और अनाज ले लेगा, ठीक है। तो इसको प्लस 1, यानी कि अब 5 किलो ही बाजरा लेने लगा 100 रुपये खर्च करके। पहले 100 रुपये कैसे खर्च कर रहा था, 15 रुपये का था, तो ये 4 किलो बाजरा ले रहा था और 1 किलो गेहूँ, ठीक है। तो इस टाइप से 5 किलो अनाज हो रहा था। तो जब प्राइस बढ़ा तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि इसकी प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन ये और अदर चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो इसी की प्राइस बढ़ने पर इसी की जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा और इंक्रीज कर लेता है और 5 किलो यही लेने लगता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरा खर्च उसी एक बाजरे पे करने लगता है कोई पर्सन, ठीक है। तो इस टाइप से इसका भले ही 15 से 20 रुपये प्राइस बढ़ गए हों, लेकिन जो इसकी क्वांटिटी डिमांड है वो भी इंक्रीज हो गई। तो ये लॉ ऑफ डिमांड है, उसको फॉलो नहीं करा इसने, ठीक है। दूसरा देखते हैं बेबलियन गुड्स। आप लोग देखे होंगे कि आईफोन जब भी कोई नया लॉन्च होता है तो ऑब्वियसली पुराने वाले से ज़्यादा ही प्राइस रहते हैं, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं शौक की दिखाने के लिए, जैसे रोलेक्स की वॉच हुई या फिर बहुत महंगे आइटम्स, जो उसके प्राइस का टैग देख के जो सोसाइटी है, सोसाइटी में एक टाइप से शो ऑफ करने की ये चीज़ें होती हैं, उनको बेबलियन गुड्स बोलते हैं। या तो देखो नॉर्मली प्राइस बढ़ने पे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होना चाहिए, लेकिन प्राइस जैसे बढ़ता है तो उसकी डिमांड में और ज़्यादा उछाल आ जाता है, इनको बोलते हैं बेबलियन गुड्स। नेक्स्ट है इमरजेंसी जैसे हुई, जैसे कोविड आया था तो मास्क के प्राइस, सैनिटाइजर के प्राइस और कुछ जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं उसके प्राइस इंक्रीज हो गए थे। तब भी लोगों ने उनकी डिमांड जारी रखी और डिमांड ज़्यादा ही बढ़ती रही, ठीक है। तो ये होता है इमरजेंसी में, जैसे प्राइस बढ़ा है तो कम होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम वो ज़रूरी थी, इमरजेंसी थी, तो उस टाइम जो उसकी डिमांड थी वो भी इंक्रीज होती गई। ये हो गया इमरजेंसी। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेज। अब ये क्या है, मान लो पेट्रोल का प्राइस आज 100 है और कल पता चलता है कि 150 होने वाला है, लेकिन इसी बीच आज 100 से 110 भी कर दें यदि, तो इसकी डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि लोगों को पता है कल 150 हो जाएगा, तो इसको आज भी लोग 110 पे जाना ही परचेज करेंगे, ठीक है। जैसे 100 से 110 हुआ तो डिमांड कम होना चाहिए था, लेकिन लोगों को पता है कि कल 150 रुपये होने वाला है प्राइस, तो तब भी वो ज़्यादा ही रखेंगे उसकी डिमांड, ठीक है, ज़्यादा ही आज ही परचेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल पता है ज़्यादा प्राइस में खरीदना पड़ेगा। तो इस टाइप से ये भी जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये 4 एक्सेप्शन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई। ये क्या है, देखो अभी अपन देख रहे थे कि जो परचेज करने वाला है यानी कि कस्टमर बायर है, उसके हिसाब से देख रहे थे कि प्राइस बढ़ने पर वो किस टाइप से उसका बिहेवियर रहता है, कि वो ज़्यादा चाहिए खरीदता है या कम खरीदता है, ठीक है, अलग अलग सिनेरियो में। तो ये था लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब ये सेलर की तरफ से, जो बेच रहा है उसके पर्सपेक्टिव से इसमें चीज़ें देखी जाती हैं। अब देखो कोई सेलर है, हायर प्राइस रहेगा तो वो ऑब्वियसली हाई सप्लाई करेगा चीज़ों की, क्योंकि उसका मोटिव ही क्या है,
प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो जैसे प्राइस बढ़ेगा वो और चाहेगा कि मुझको तो प्रॉफिट ही है, तो और ज़्यादा सप्लाई करेगा। तो इसका स्लोप कैसा होता है, अपवार्ड स्लोप होता है कर्व का, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, ये इसका कर्व है, ठीक है, ये सप्लाई कर्व दिखाया गया है। अब इस पे भी एक एक करके पॉइंट देखते हैं। मान लो प्राइस इतना था और तो क्वांटिटी वो, इसको मान लेते हैं P1 और इसको मान लेते हैं Q1। देखो कम प्राइस पे इतनी सप्लाई थी, अब जैसे मान लो प्राइस बढ़ा, इतना प्राइस हुआ, तो वो क्वांटिटी और ज़्यादा सप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि फ़ायदा मेरा फ़ायदा है, ठीक है। जैसे प्राइस बढ़ेगा तो मुझको और ज़्यादा मुनाफा होगा और क्वांटिटी वो उतनी ही ज़्यादा सप्लाई करेगा। इसको मान लेते हैं P3, इसको मान लेते हैं Q3। देखो प्राइस ज़्यादा बढ़ा यहाँ पे, तो उसने क्वांटिटी सप्लाइड वो भी बढ़ा दी। जैसे आगे जाएंगे एक एक पॉइंट आया तो यहाँ पे P4 और इंक्रीज हो गया, तो इसी के साथ उसने क्वांटिटी भी Q4 कर दी और इंक्रीज करता चला गया। और आगे जाएगा तो ये और ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज कर देगा, यानी कि जिस हिसाब से प्राइस बढ़ेगा वो लोग उतनी ही ज़्यादा, ये देखो ये बेचने वाले की तरफ से देखते हैं अपन हमेशा लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, क्योंकि सप्लाई बेचने वाले ही करते हैं। तो ये जैसे P5 हुआ और ज़्यादा, तो ये क्वांटिटी बढ़ के भी Q5 हो जाएगी। जैसे तो ऐसे ऐसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो सप्लाई कर रहा है उसको भी इंक्रीज करता जा रहा है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमा सके, ठीक है। तो ये हुआ लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये कर्व कैसा है, अपवार्ड है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, D4 डिमांड और D4 डाउनवार्ड, तो इसका डाउनवार्ड स्लोप होता है, और S4 सप्लाई। तो इस सप्लाई कर्व हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि प्राइस बढ़ने पे वो सप्लाई बढ़ाता है, और डिमांड में क्या होता है, प्राइस बढ़ने पे लोग डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई हुआ। अब क्या होता है, हमेशा ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जो सप्लाई कर रहा है यानी कि सेलर है उसकी चले, या फिर जो सिर्फ खरीद रहा है सिर्फ उसकी चले, ठीक है। तो इन दोनों के बीच एक ऐसा पॉइंट होता है बैलेंसिंग पॉइंट, जिस पे मतलब ना तो सेलर को घाटा हो और जो बायर है वो आसानी से चीज़ें खरीदता रहे, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिस पे डिमांड और सप्लाई दोनों कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लोगों की यहाँ पे डिमांड भी बनी हुई है और यहाँ पे सप्लायर है तो उसकी सप्लाई भी बनी हुई है, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और प्राइस जो यहाँ पे है, डिमांड के हिसाब से प्राइस होगा और सप्लाई के हिसाब से दोनों सेम हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। और जो क्वांटिटी यहाँ पे सप्लाई की जाती है उसको बोलेंगे ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड जहाँ पे कट करते हैं दोनों इक्वल हो जाते हैं कर्व, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यही वह पॉइंट होता है जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है, और इसी पे सप्लाई चलती है और इसी के हिसाब से मार्केट में प्राइस सेट होता है या डिटरमाइन करता है प्राइस और क्वांटिटी को, ठीक है। तो इस टाइप से पढ़ा अपन ने। सबसे पहले देखा कि प्राइस जो डिमांड और सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है अंडर सेटेरिस पेरिबस कंडीशन, यानी कि बाकी अदर चीज़ें कांस्टेंट रहें। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती जाती है। इसके कुछ अपन ने एक्सेप्शन देखे, गिफन गुड्स, बेबलिन गुड्स, इमरजेंसी और एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज। लॉ ऑफ सप्लाई देखा कि प्राइस कम होगा तो कम सप्लाई करेंगे, और प्राइस जैसे बढ़ता जाएगा तो सेलर चाहेगा कि मुझको ज़्यादा प्रॉफिट हो और वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे। इसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे दोनों कर्व एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, प्राइस नहीं, नॉट दिस इज प्राइस, ओके। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको बोलते हैं ED। अब ये क्या है, मीजर्स हाउ रिस्पॉन्सिव द क्वांटिटी डिमांडेड इज टू अ चेंज इन प्राइस, यानी कि यदि प्राइस चेंज हो रहे हों तो जो क्वांटिटी की डिमांड है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो कम होती है, घटती है या बढ़ती है। इलास्टिक होती है ना, इलास्टिक ऐसी फैल भी जाती है, सिकुड़ भी जाती है। तो प्राइस में चेंज होने पे चीज़ों की क्वांटिटी में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या वो कम हो जाती है या फिर ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है, एक इलास्टिक की तरह, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। देखते हैं सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक चीज़ें क्या हैं, तो अपन ने देखा
कि अपन किसको देख रहे हैं, प्राइस चेंज होने पे डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है। तो परफेक्टली इलास्टिक चीज़ें वो हैं कि जिनके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हुआ, मतलब प्राइस में इतना सा चेंज हुआ और जो उसकी डिमांड है, डिमांड में इतना सारा चेंज हो गया, ठीक है, तो इनको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अब देखो, जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, इसका ग्राफ होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ये इसका ग्राफ है। ओके, ये कैसा है कि मतलब यहाँ पे प्राइस में ना के बराबर चेंज हो रहा है, ठीक है, मान लो इधर से इतना बिल्कुल ना के बराबर चेंज है प्राइस में, लेकिन क्वांटिटी में देखो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है डिमांड में, ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्या, ये चीज़ें कैसी हैं, परफेक्टली इलास्टिक। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान, चार दुकान, ऐसे ही करीब 100 दुकानें हैं। इस मान लीजिए कोई मंडी है अनाज बेचने वाली, ठीक है, अभी सभी लोगों ने प्राइस कर रखा है कि गेहूं का प्राइस मान लेते हैं 12 रुपये है, ठीक है, सभी लोग 12 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। लेकिन ये बंदा यदि 12.5 में बेचे, अब मान लेते हैं 100 रुपये, मतलब 1 क्विंटल के बोरे बेच रहे हैं, यानी कि 100 किलो के बोरे हैं, ठीक है, तो ये बेच रहा है 1200 में। अभी इसने यदि 1250 में भी बेचना चालू किया तो जितने भी इसके पास कस्टमर हैं, ठीक है, वो सब इससे क्यों लेंगे, वो दूसरी जगह से लेने लगेंगे, ठीक है, तो इसने प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज किया तो इसके जितने भी कस्टमर थे वो एकदम से घट के 0 हो गए। तो थोड़ा सा चेंज करने पर जो इसकी डिमांड थी वो उसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो और डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक। अब ये क्या होता है, प्राइस में कितना भी चेंज होता रहे लेकिन उसकी क्वांटिटी, जो उसकी डिमांड है, इसका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, देखो प्राइस में इतना सारा चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी वहीं की वहीं थमी हुई है। जैसे मान लेते हैं नमक डालते हैं सब्जी में, ठीक है, तो मान लीजिए अभी वो 20 रुपये पर केजी है, यदि 100 रुपये पर केजी हो जाए तो ऐसा तो करेंगे नहीं, नमक डालना छोड़ दिया, तब भी नमक लेंगे, ठीक है, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, देखिए। और ऐसा भी नहीं है कि 20 से यदि 5 किलो 5 रुपये पर केजी हो जाए तो अपन मुट्ठी भर भर के नमक डालेंगे, ठीक है, तो उसकी जो डिमांड है वो एक जगह थमी हुई होती है और प्राइस ऊपर नीचे भले ही कितना होता रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, तो उसका प्राइस भले ही चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी वहीं थमी हुई है। देखो यहाँ पे इनफाइनाइट था और यहाँ पे ईडी की वैल्यू कितनी है, 0 है। ऐसा क्यों है, देखो क्वांटिटी में इतना सारा चेंज हो रहा है, इसमें अपन काय की देख रहे थे कि डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, तो क्वांटिटी में इतना ज़्यादा इनफाइनाइट के बराबर फ़र्क पड़ रहा था, ठीक है, तो अपन इसका ईडी की वैल्यू कैसे, चेंज इन क्वांटिटी अपन चेंज इन प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और प्राइस में 0 के बराबर, तो ये इनफाइनाइट आ गई। अब यहाँ पे क्वांटिटी में बिल्कुल 0, देखो प्राइस इतना सारा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी एकदम 0 के बराबर चेंज हो रही है, तो यहाँ पे ईडी की वैल्यू रहेगी 0। इसको कैसे देखते हैं अपन, डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी अपन चेंज इन प्राइस, तो ये आती है ईडी की वैल्यू, ठीक है, तो प्राइस में थोड़ा सा चेंज, प्राइस में इतना सारा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में एकदम 0 चेंज आ रहा है, तो डेल क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0, प्राइस की वैल्यू अपन बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट भी मान सकते हैं, मतलब भले ही इनफाइनाइट चेंज होता रहे तो उसकी क्वांटिटी हमेशा एक जगह बनी हुई होती है। जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन हुई, भले ही उनका प्राइस जाना बढ़ जाए, जैसे कोई मेडिसिन आज 10 की मिलती है, कल वो 100 की मिले, लेकिन अब वो चाहिए है क्योंकि ज़रूरत है, तो उसका प्राइस भले ही चेंज हो रहा है, उसकी क्वांटिटी हमेशा वहीं बनी रहे, इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, ये बिल्कुल इन इलास्टिक है और इसमें इलास्टिक है तो इतना ज़्यादा फैल रही है, ठीक है, तो ये हो गया, इसके एग्जाम्पल भी हो गए, साल्ट, लाइफ सेविंग मेडिसिन। नेक्स्ट देखो यूनिटरी इलास्टिक। अब ये क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक, इसमें आती हैं क्या चीज़ें, जैसे मनोरंजन की चीज़ें हुई, ठीक है, जैसे कि मान सकते हैं अपन जैसे क्या एग्जाम्पल लें,
मान लीजिए कि कोई पर्सन है, अब वो फिक्स करके रखे है कि 1000 रुपये मूवी देखने पे खर्च करेगा, ठीक है। अभी पर मूवी की टिकट होती है 250 रुपीज़, तो वो 4 बार मूवी देखने जाता है। अभी क्या हुआ, यदि जो पर मूवी टिकट है वो 200 हो गई, तो उसने क्या, अपनी जो फिल्म पहले वो 4 देखता था, अब वो मूवी 5 देखने लगा। तो मतलब जिस परसेंटेज के हिसाब से प्राइस कम होता है, उस हिसाब से जो उसकी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें एक चीज़ रहती है कि खर्चा होता है जो, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो पहले भी वो 1000 खर्च कर रहा था, और यदि कम हो गई तब भी वो 1000 खर्च कर रहा है, लेकिन उसकी डिमांड में क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो प्राइस जितने परसेंटेज से कम हुआ, उतनी परसेंटेज से उसने क्वांटिटी जो डिमांड है उसको इंक्रीज कर दिया। तो एक टाइप से खर्चा हमेशा बैलेंस रहे। इसका कर्व कैसा बनता है, इसका कर्व बनता है रेक्टेंगुलर पैराबोला, जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। और इसमें एक खासियत होती है कि जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको यहाँ से ज्वाइन करें अपन, तो जो एरिया यहाँ पे आएगा, और यदि कोई पॉइंट अपन यहाँ पे ले लें और इसको ज्वाइन करें, तो जो ए वाला एरिया आएगा, ए वाला एरिया और ए वाला एरिया, ब्लू कलर वाला और ये रेड कलर वाला, दोनों का एरिया सेम होता है। कहीं भी अपन पॉइंट ज्वाइन कर लें, जैसे ए वाला पॉइंट ले लिया, तो जो यहाँ पे एरिया बनेगा वो भी तीनों का एरिया सेम रहेगा। तो ये क्या दिखाता है, इन्वेस्टमेंट, मतलब एक टाइप से खर्चे को दिखाता है, कितना अपन खर्च कर रहे हैं। क्योंकि एरिया कैसा आएगा, इन दोनों का पॉइंट, जैसे ये प्राइस है इस पे और ये क्वांटिटी है, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे कि एक चीज़ का कितना प्राइस है और क्वांटिटी कितनी यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस कितना था 250 और एक क्वांटिटी थी 4, तो दोनों को गुणा करने पर कितना आया 1000। और यहाँ पे प्राइस कम हुआ और तो क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है, तो तब भी मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 1000। तो हमेशा खर्च फिक्स रहता है इस कंडीशन में। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक गुड्स और सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक। ये क्या चीज़ें हैं कि इनकी जो ईडी की वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा होती है। अब एक क्या हुआ, इनमें कौन सी चीज़ें आती हैं, देखो प्राइस में चेंज हुआ, लेकिन क्वांटिटी में प्राइस की अपेक्षा ज़्यादा चेंज होता है। जैसे यहाँ पे ये कर्व देखो, इधर से इधर आने पे प्राइस में कितना चेंज हुआ, इतना, लेकिन इधर से सेम क्वांटिटी में इतना ज़्यादा चेंज हुआ। तो कम प्राइस कम चेंज हो और उसके रिस्पेक्ट में क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हो जाए डिमांड, ठीक है, उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। ये इलास्टिक तो है, लेकिन जो यूनिटरी इलास्टिक है उससे ज़्यादा इलास्टिक है, और मतलब इससे कम है, परफेक्टली इलास्टिक से थोड़ी कम है। इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक चीज़ें क्या होती हैं, इस कर्व को फ्लैटर कर्व बोलते हैं, ठीक है। और इनमें चीज़ें आती हैं हाईली सेंसिटिव टू प्राइस, ठीक है। जैसे मान लेते हैं सोना, अभी 1,50,000 का है, यदि उसमें थोड़ा सा कम चेंज हुआ, मतलब उसमें थोड़ा भी कम हुआ, 1,40 का हुआ, तो लोग उसको खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि प्राइस भले ही कम चेंज हो रहा है और उसकी अपेक्षा उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या होता है कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आए। जैसे एक ग्राफ बना हुआ है इसका, तो देखो इधर से इधर आए तो प्राइस में इतना सारा चेंज आ गया और उसकी जगह क्वांटिटी में इतना सा चेंज आया, ठीक है। तो प्राइस में ज़्यादा चेंज हो पर क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत कम चेंज हो, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसमें ईडी की वैल्यू कम होती है, लार्जर प्राइस चेंज होता है और उसकी अपेक्षा क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत कम चेंज आता है। बेसिक नेसेसिटीज इसमें आती हैं और कर्व इसको स्टीपर कर्व बोलते हैं। बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि क्या हुआ, कुछ भी अपन मान सकते हैं, जैसे गेहूं के प्राइस मान लें, ठीक है, गेहूं, ठीक है, मान सकते हैं। जैसे पहले प्राइस थे 20 रुपये, ठीक है, अब भले ही
20 से 50 रुपए हो गए गेहूं के प्राइस, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि लोग खाना छोड़ देंगे, बिल्कुल रोटी ही खाना छोड़ दें, लेकिन 20 से 50 प्राइस होने पे यदि थोड़ा बहुत जो लोग बर्बाद कर रहे थे खाना उसको थोड़ा कम कर देंगे, यानी कि डिमांड अभी भी बनी रहेगी, डिमांड में बहुत कम चेंज आएगा, प्राइस में भले ही बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ओके। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो एक बेसिक नेसेसिटी नहीं आती है, तो मान लेते हैं उसका प्राइस बढ़ा दिया, पहले 10 रुपये पर यूनिट मिलती थी, अभी 10 को बढ़ा के 20 रुपये पर यूनिट कर दिया। तो अब ऐसा नहीं कि लोग बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी लेना छोड़ दें, थोड़ा सा कम यूज करेंगे उसको, पहले की अपेक्षा बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्राइस में भले ही इतना सारा चेंज हुआ, बट लोगों की जो डिमांड है उसमें थोड़ा चेंज आया, उन्होंने बर्बाद करना जो पहले बर्बाद करते थे उसको थोड़ा बहुत कम कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से ये होता है, इसको बोलते हैं क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, परफेक्टली इलास्टिक प्राइस में थोड़ा सा चेंज और क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंज आया। परफेक्टली इन इलास्टिक में प्राइस भले ही चेंज होता रहे लेकिन जो डिमांड है वो वहीं एक ही जगह थमी रहेगी। यूनिटरी इलास्टिक जितनी परसेंटेज से प्राइस चेंज हुआ उतनी परसेंटेज में डिमांड चेंज हो गई, इस हिसाब से जो खर्चा था वो सेम रहा। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक क्या मतलब, वो ज़्यादा इलास्टिक तो नहीं है, मतलब परफेक्टली नहीं है, फिर भी प्राइस चेंज होने पे उनकी डिमांड में एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है जो कि प्राइस चेंज से ज़्यादा होता है। रिलेटिवली इलास्टिक प्राइस में ज़्यादा चेंज आता है, उसकी अपेक्षा जो डिमांड होती है उसमें थोड़ा कम चेंज आता है इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। अभी कौन सी इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे अपन, प्राइस इलास्टिसिटी, कि प्राइस में चेंज होने पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितना चेंज आता है। अब ये क्या है, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है या फिर क्रॉस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी मेजर्स हाउ रिस्पॉन्सिव डिमांड इज टू चेंज इन इनकम और प्राइस ऑफ अदर गुड्स। देखो इसमें अपन क्या देखते हैं कि किसी पर्सन की इनकम बढ़ रही है तब जो किसी चीज़ की डिमांड है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, और यदि उसके आसपास की उस जैसी या फिर उसकी जगह यूज करने वाली अदर चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए एक ए वस्तु है और ये दूसरी गुड है बी, ठीक है। तो बी के प्राइस में चेंज होने पे ए की डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। और कोई पर्सन है जिसको मान लेते हैं कैपिटल ए, तो इसकी इनकम इंक्रीज होने पे इसकी डिमांड है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो पर्सन की इनकम के हिसाब से देखें कि पर्सन की इनकम बढ़ रही है तो किसी वस्तु की डिमांड में क्या चेंज आता है, इसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। और उसके साथ जो मार्केट में अदर नाइवर्स वस्तुएं हैं उनके प्राइस में चेंज होने पे सेम वस्तु की डिमांड में क्या चेंज आता है, इसको बोलते हैं अपन क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी। सबसे पहले देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी। मीजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू इनकम चेंजेज, यानी कि इनकम चेंज होने पे किसी वस्तु की जो डिमांड है वो किस तरह से चेंज हो रही है, इसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स, ठीक है। नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम बढ़ने पे डिमांड इंक्रीज होती है। नॉर्मल वस्तुएं में क्या आती हैं, ब्रांडेड क्लॉथिंग या फिर स्मार्टफोन्स। जैसे ब्रांडेड क्लॉथिंग, जैसे किसी पर्सन की इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वो ब्रांडेड चीज़ों के पास जाएगा, ब्रांडेड क्लॉथ लेगा, अच्छी स्मार्ट वॉच लेगा, स्मार्टफोन और अच्छी अच्छी चीज़ें लेगा, ठीक है। तो इनको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, ठीक है। तो इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ इनकी जो डिमांड है इनमें एक टाइप से इंक्रीज या राइज देखा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स वो हैं जो इनकम इंक्रीज होने के साथ जिनकी डिमांड में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड्स, ठीक है। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम इंक्रीज होने पे इनकी डिमांड कम हो जाती है सॉरी। इंफीरियर गुड्स जैसे कि यहाँ पे लिखा है कोर्स ग्रेन हुए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये निम्न क्वालिटी की वस्तुएं हैं। अब देखो किसी की इनकम इंक्रीज हो गई तो ऐसा तो है नहीं कि वो कोर्स ग्रेन खरीदेगा या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेगा, वो खुद अपनी प्राइवेट चीज़ें लेगा,
प्राइवेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड्स में है कि देखो पहले वो नॉर्मल कपड़े खरीदते था, अब वो ब्रांडेड पे शिफ्ट हो गया, तो इनकम भले ही उसकी इंक्रीज हुई, लेकिन जो पहले नॉर्मल वो ऐसे ही सिंपल चीज़ें खरीदता था, उनकी डिमांड अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसने उन चीज़ों को छोड़ दिया है और काफ़ी अच्छी चीज़ों के पास चला गया है। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इन्फीरियर गुड्स, ठीक है, जिनकी डिमांड जो इनकम है वो बढ़ने पे कम हो जाती है, ठीक है। समझ आया दोनों? नॉर्मल गुड्स वो हैं जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने पे इंक्रीज हो रही है, और इन्फीरियर गुड्स वो हैं जिनकी डिमांड पर्सन की इनकम बढ़ने पे कम हो रही है। देखो आपकी भी इनकम बढ़ जाएगी तो आप नॉर्मल चीज़ें यूज करना बंद कर दोगे, उसकी जगह आप ब्रांडेड चीज़ें यूज करोगे, ठीक है। तो इन्फीरियर से आप हटके नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये समझ आया होगा इनकम इलास्टिसिटी। नेक्स्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? जब कोई दो वस्तुएं जिनका मतलब थोड़ा बहुत रिलेशन हो, तो यदि दूसरी वस्तु के प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो उसके प्राइस चेंज करने पर एक दूसरी वस्तु है जो पहली वाली, उसकी डिमांड में क्या फर्क पड़ता है, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। मेजर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स। गुड एक्स की डिमांड है और प्राइस चेंज हो रहा है दूसरी वस्तु गुड बाई में, ठीक है। तो बाई में भले ही प्राइस चेंज हो रहा है, लेकिन उसके हिसाब से गुड एक्स में क्या डिमांड, उस गुड एक्स की डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। ये पॉजिटिव होती है सब्स्टिट्यूट गुड के लिए, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। मान लेते हैं कि पहले कॉफ़ी का मतलब कॉफ़ी 20 की मिलती थी और चाय भी 20 की मिल रही थी, ठीक है, एक एक कप। कॉफ़ी की प्राइस अचानक से 20 से बढ़ के 50 हो जाती है, तो अब क्या होगा? ये मतलब एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं, तो एक टाइप से इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा, अब लोग कॉफ़ी कम यूज करना स्टार्ट कर देंगे और ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे काय पे, चाय पे। तो भले ही प्राइस कॉफ़ी का बढ़ा, लेकिन चाय की डिमांड उसके साथ बढ़ गई, क्योंकि लोगों ने कॉफ़ी छोड़ दी और चाय पे आ गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि दूसरे भले ही ये दूसरी वस्तु थी, लेकिन उसके प्राइस में चेंज का इफेक्ट चाय पे पड़ा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या? सब्स्टिट्यूट गुड, और इसको बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल है ये, कि भले ही प्राइस इसका चेंज हुआ लेकिन डिमांड इसकी बढ़ गई प्राइस चेंज की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड के लिए कैसी होती है? पॉजिटिव, यदि दूसरी का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड एक्स की बढ़ जाती है, जैसे ये हो गया एक्स और ये हो गया बाई। बाई के प्राइस चेंज हुआ लेकिन एक्स की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ गई इसके प्राइस चेंज होने के साथ, क्योंकि लोग जो पहले यहाँ थे वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि कार एंड पेट्रोल, प्रिंटर एंड इंक, ठीक है। मान लीजिए एक प्रिंटर है और उसमें यूज क्या होता है? इंक यूज होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि प्रिंटर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जैसे कि पहले ये 50,000 का आता था, अब ये 80,000 का आने लगा, तो अब लोग कम प्रिंटर खरीदेंगे। तो मतलब लोगों, देखो प्राइस इंक्रीज होने पे प्रिंटर कम खरीदे, लेकिन इसका इफेक्ट उसकी इंक पे भी पड़ा, ठीक है। कम लोगों ने कम प्रिंटर खरीदे तो इंक ऑब्वियसली कम बिकेगी, ठीक है। तो दूसरे की भले ही प्राइस चेंज हुआ लेकिन इफेक्ट काय पे? इंक पे पड़ रहा है। तो एक दूसरी वस्तु के प्राइस बढ़ने पे पहली वाली वस्तु पे जो इफेक्ट पड़ता है उसकी डिमांड पे, उसकी डिमांड कम होती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। सेम कार एंड पेट्रोल में हो सकता है। पहले कुछ कार 1 लाख की आ रही थी, एग्जाम्पल के मान लेते हैं, यदि सेम उसका प्राइस 2 लाख हो जाए, ठीक है, तो जो उसमें फ्यूल यूज होता था तो लोग कम का कार खरीदेंगे, और जो फ्यूल यूज होता था उसमें, तो ऑब्वियसली जब कार की परचेज कम होगी तो उसमें फ्यूल की जो डिमांड है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, तो प्राइस कार का इंक्रीज हुआ और लेकिन डिमांड फ्यूल की कम हो गई, ठीक है। तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल। क्या क्या देखा अपने? इनकम इलास्टिसिटी देखी, जो पॉजिटिव थी नॉर्मल गुड्स के लिए और निगेटिव थी इन्फीरियर गुड्स के लिए, क्योंकि इनकम बढ़ने पे लोग इन्फीरियर गुड्स को कम यूज करने लगे थे और नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाते थे। क्रॉस इलास्टिसिटी देखा,
दो वस्तुएं देखी एक्स वाई, वाई के प्राइस चेंज में, वाई के प्राइस में चेंज होने पे एक्स की डिमांड में क्या फर्क पड़ता है, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। यदि वाई की प्राइस इंक्रीज होने के साथ एक्स की डिमांड इंक्रीज हो जाए, इसको पॉजिटिव बोलेंगे, जो कि होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में। और यदि इसकी प्राइस इंक्रीज होने पे इसकी डिमांड कम हो जाए, इसको बोलेंगे नेगेटिव, और ये होता है काय में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। ओके, समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व। अब ये बहुत लोचे वाला है ठीक है, देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी, ये समझ में नहीं आता है, ट्राई करता हूँ। यूटिलिटी आखिर क्या होती है और कंज्यूमर का बिहेवियर, इन सब के बारे में देखने वाले हैं। सो यूटिलिटी क्या है सबसे पहले, तो यूटिलिटी मेजर्स द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी जैसे आपको प्यास लगी है तो आपने पानी खरीदा, बिस्लरी की बोतल कितने की आती है, 20 की आती है, रेल नीर मान लेते हैं जो 14 रुपये का है। ठीक है, आपने इस पे पैसे खर्च किए, आपको प्यास लगी थी, आपने पानी पी लिया, तो जो आपको सेटिस्फैक्शन मिली पानी पी के, वही है यूटिलिटी पानी की। ठीक है, तो गुड्स को यूज करने पे, कंज्यूम करने पे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वह उसकी यूटिलिटी है। ठीक है, यूटिलिटी समझ आ गई। कंज्यूमर चॉइसेस आर गाइडेड बाई सेटिस्फैक्शन। ये ऑब्वियस है कि कंज्यूमर की चॉइस होती हैं वो गाइड होती हैं उसकी सेटिस्फैक्शन, मतलब लोग क्या खरीदेंगे, जो उनको सेटिस्फैक्शन देता है उसी पे खर्च करेंगे लोग। ठीक है, तो ये हुआ यूटिलिटी की डेफिनेशन, थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। सो यूटिलिटी है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि कोई कमोडिटी कितनी हमें हमारी इच्छाओं को किस हद तक सेटिस्फाई करती है, इसको बोलते हैं यूटिलिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और गुड्स और कमोडिटी। ठीक है, इस सब्जेक्टिव होती है एंड साइकोलॉजिकल होती है। अब ऐसा नहीं है कि जितनी मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है एक समोसा खाने पे, सेम सेटिस्फैक्शन दूसरे पर्सन को मिले, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, इसका मतलब है सब्जेक्टिव होती है। और साइकोलॉजिकल क्या, लोगों के अलग अलग होते हैं माइंडसेट, किसी को कुछ पसंद है, किसी को अदर चीज़ है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल का मतलब कि मेरा मूड नहीं है, ये मूड पे भी डिपेंड करती है चीज़ें। ठीक है, कभी मुझको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, कभी मेरा मन नहीं है, तो वो चीज़ें खाने पे मुझको इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई चीज़ों की यूटिलिटी, जो कि सब्जेक्टिव होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। और साइकोलॉजिकल, कभी मेरा मन नहीं है तो उतनी सेटिस्फैक्शन मुझको नहीं मिलेगी वो चीज़ें यूज करके। ठीक है, तो ये हो गई यूटिलिटी किसी भी गुड्स की। ओके, अब वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अभी मान लेते हैं कि मैंने एक समोसा खा लिया, अभी मैं दूसरा समोसा खाऊंगा। ठीक है, तो क्या मुझे जो सेकंड बार मतलब लगातार दूसरा समोसा खाने पे जितना मुझे पहले वाले समोसे ने सेटिस्फैक्शन दिया, मुझको भूख लगी थी, तो क्या वह सेम सेटिस्फैक्शन सेकंड समोसा देगा? और क्या वह सेम सेटिस्फैक्शन थर्ड समोसा देगा? नहीं। ये मतलब इसने इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दिया तो दूसरे से इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तीसरे से इतना, तो धीरे धीरे जो सेटिस्फैक्शन है वो लेवल कम होता जाता है। तो पहले से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है, उसकी अपेक्षा दूसरे से कम सेटिस्फैक्शन मिला तीसरे, और अपन चौथा खाते खाते आपका मन करेगा कि अब नहीं खाना है, अब मुझको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो किसी भी कोई भी गुड हो, उसकी एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब इसको छोड़ दें, देखो पहले वाले पे अपन को इतना मिला सेटिस्फैक्शन, अब इसको हटा दें, ये पहली यूनिट का हो गया, और दूसरी यूनिट पे अपन को इतना मिला, पहले वाले से कम। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन एक्स्ट्रा पीस। अब ये थर्ड वाले पे अपन उनको इतना सेटिस्फैक्शन मिला, तो ये थर्ड की मार्जिनल यूटिलिटी हो गई, यानी कि किसी वस्तु की एक एक्स्ट्रा यूनिट करने पे जो अपन को सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल सेटिस्फैक्शन, पहले से इतना मिल गया, अब दूसरे से जो एडिशनल मिला उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट। अपन ने पहले इतनी कंज्यूम कर ली दो, इसके बाद अपन ने तीसरी यूज की। ठीक है, पहली यूज की, फिर दूसरी यूज की, फिर तीसरी, तो वन मोर यूनिट करने पे जितना अपन को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है
उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, एंड इसकी एक प्रॉपर्टी है MU, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस एज कंजप्शन इंक्रीजेज। ठीक है, तो कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है और वैसे वैसे जो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होती जा रही है, क्योंकि पहले से इतनी सेटिस्फैक्शन मिली, दूसरे से ऑब्वियसली कम मिलेगी। जैसे अपन ने पानी का एग्जाम्पल लिया, एक घूंट पिया, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, बहुत देर से प्यास लगी हुई थी। दूसरा पिया, उससे थोड़ी सी कम मिली। फिर तीसरा चौथा, 5-6 घूंट पी लिए, फिर अपन और ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी पियेंगे तो फिर अपन को वो सेटिस्फैक्शन बिल्कुल ही नहीं मिलेगी और फिर मन भी नहीं करेगा। तो इस टाइप से मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब कोई भी वस्तु का एक एक्स्ट्रा पीस या फिर एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करने पे, कंज्यूम करने पे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसी को बोलते हैं गॉसन्स फर्स्ट लॉ, यानी कि गॉसन का पहला नियम है कि जैसे अपन किसी भी वस्तु की एक यूनिट ज़्यादा यूज करेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी, उसकी सेटिस्फैक्शन गिवन पावर वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट है IC कर्व, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इसको समझते हैं। ये मुझे लगता नहीं किसी ने समझाया होगा अभी तक, ऐसा मुझको लगता है। ठीक है, तो ये IC कर्व क्या है? सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग सेम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब ये क्या शो करता है? ये दो अलग अलग चीज़ों के मतलब अलग कॉम्बिनेशंस को शो करता है कि वो मतलब किस टाइप से मिक्स की जाए तो वो मतलब किन कॉम्बिनेशन में सेम सेटिस्फैक्शन देंगी अपन को। ये स्लोप डाउनवर्ड होता है लेफ्ट से राइट जाने पे। ठीक है, इन सबको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको स्लोप को समझ लेते हैं। और ये कुछ कर कैसा है, ठीक है, अच्छी पॉइंट आते हैं ऐसा करते कुछ। अब मैं कुछ अलग पॉइंट करते हैं, अपन कैसे करें इसी करते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ले रहे हैं चाय और यहाँ पे ले रहे हैं समोसा। ठीक है, चाय समोसा कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, देखो यहाँ पे एक कप है, यहाँ पे चाय का कप मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और यहाँ पे ले रहे हैं समोसा, यहाँ पे समोसा की अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे कौन सी ड्रॉ करूँ, लेवल से करते हैं, नहीं दूसरा करते हैं, हाँ ये वाली। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पे आपके पास 11 चाय हैं, आपके पास 11 कप चाय हैं, और यहाँ पे आपके पास क्या है, सिर्फ एक समोसा आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे एक समोसा यूज कर रहे हैं और 11 चाय। तो आप क्या चाहेंगे? समोसा ज़्यादा मिले आपको। ठीक है, क्योंकि 11 चाय तो यूज करेंगे नहीं। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपको 2 समोसे चाहिए। तो यदि आपसे बोला जाए कि 2 समोसों के लिए आपने पहले 11 चाय यूज कर रहे थे, 3 कप चाय हटा दो। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली रेडी हो जाएंगे, क्योंकि एक समोसा ज़्यादा, मतलब एक समोसा बढ़ जाए उसकी भले ही 3 कप चाय कम हो जाए। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 समोसे और 8 चाय हो गई, वो आपको सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। ठीक है, आपने इतनी चाय कम कर दी समोसे के लिए, और आपसे बोला जाए कि ठीक है कि आपको एक और समोसा एक्स्ट्रा मिलेगा, आप 3 और कम कर दो। ठीक है, तो आपने इतनी चाय कम और कर दी। अभी लेकिन आपसे ये बोला जाए कि जैसे आपने, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 5 चाय हैं और 3 समोसे हैं, हो गए। ठीक है, अभी आपसे बोला जाए कि 3 और चाय कम कर दो चाय के कप, आपको 4 समोसे मिलेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। अभी आप उसकी अपेक्षा मतलब कम ही आप चाहोगे कि ठीक है ये बैलेंस बन रहा है थोड़ा। यहाँ पे जैसे भी आप 4 यूज करोगे तो आप ये सोचोगे कि ये मुझको मतलब ज़्यादा चाय नहीं देना है समोसे के बदले। ठीक है, पहले आपके पास देखो मैं बताता हूँ, 11 चाय थी और आप एक समोसा यूज कर रहे थे। ठीक है, इसको ऐस बना देता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, आपसे बोला गया कि 3 चाय कम कर दो, आपको एक समोसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो 8 चाय हो गई और 2 आपको समोसे हो गए। ठीक है, आपने मान गए। फिर क्या बोला कि आपसे कि आप यदि 2 चाय और कम कर देते हो, 6 चाय यूज करते हो, तो आपको 3 समोसे मिल जाएंगे। ठीक है, 3 समोसे मिल जाएंगे। ठीक है, आप ये भी मान गए। क्या अभी आप इसमें राजी हो जाओगे कि यदि आप 3 चाय और कम करो तो आपको 4 समोसे मिलें? ठीक है, 3 टी नहीं ना। तो मतलब किसी चीज़ की यदि ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप उसको ज़्यादा कम कर सकते हो, दूसरी की
मतलब पहले मान लो आपके पास सिर्फ चाय थी, मतलब 10 कप चाय थी एग्जाम्पल के मान लो, तो 10 कप होने पे आप इसको, आपको एक समोसा भी मिल रहा है, ठीक है, तो आप 3 इसके सेक्रीफाइस कर दोगे एक समोसे के लिए। लेकिन यदि जैसे जैसे इसकी अमाउंट घट के सिर्फ आपके पास 1 कप चाय बची है, तो आपसे बोला जाए कि 1 कप चाय छोड़ दो, आपको एक समोसा मिल रहा है, तो आप इसके लिए रेडी नहीं होगे। तो सेम कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है। जैसे धीरे धीरे आप यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे सॉरी, अरे यार ये पूरा मिक्स हो गया है, यहाँ पे आ गए। अब आपके पास 10 समोसे हो गए हैं, आपसे बोला जाए कि आप इस एक को भी छोड़ दो, एक चाय को, और आपको 10 समोसे होने के बाद एक्स्ट्रा समोसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे बोला जाता है कि जो एक चाय थी, जो आपके पास एक चाय बची है, आप उसको भी छोड़ दो, इसके बदले आपको 10 समोसे और एक्स्ट्रा भी दें, तब भी आप एक चाय छोड़ने के लिए रेडी नहीं होगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से कम होता जाता है ग्राफ। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। देखो पहले आप 11 चाय यूज कर रहे थे, तो आपने सिर्फ एक समोसे के लिए 3 चाय छोड़ दी, आपने दूसरे समोसे के लिए 2 और चाय छोड़ दी, लेकिन धीरे धीरे आपके पास चाय की क्वांटिटी कम होती चली गई। एक टाइम ऐसा आया कि आपके पास सिर्फ 1 कप चाय बची, ठीक है, और 1 कप इसको भी आप छोड़ोगे, तो आप क्या बोलोगे कि समोसे, कितने समोसे, 1 कप लास्ट कप है, तो उसको तो छोड़ोगे नहीं, आपके पास 10 समोसे पहले भी हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक्स्ट्रा समोसे लेने पर आप लास्ट चाय का कप नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो इस टाइप से एक कर्व रहता है, यानी कि किसी मतलब इस पे जितने भी पॉइंट हैं तो उनमें सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। इसको ये शो करता है, इसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये कर्व ऊपर शिफ्ट होगा, तो जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ऊपर जाने पे इंक्रीज होता जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाय की अमाउंट भी, चाय 11 है, लेकिन सेम टाइम पे आपको समोसे भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है। ये पूरा खिचड़ी मच गई है। तो यहाँ पे, और जैसे आप यहाँ जाएंगे तो और आपके पास चाय भी ज़्यादा है, और तो समोसे भी, इनकी समोसे की अमाउंट भी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप, तो चाय और समोसे दोनों की अमाउंट बढ़ती जाएगी और सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको ग्राफ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे चाय थी और यहाँ पे समोसे थे। देखो इतनी सारी चाय है और इतना समोसा। आपने पहले क्या किया, चाय इतनी कम हुई, चाय इतनी ज़्यादा, पहले आपके पास ज़्यादा थी, तो इतनी कम चाय करने पे आपको इतने से ज़्यादा समोसे मिले, ठीक है। आपने कहा ठीक है, जब मेरे पास चाय है तो उसको इतना सारा कम करने पर इतना एक्स्ट्रा मिल भी रहा है, ठीक है। अब आपके पास इतनी चाय हो गई, अब आपने इतनी कम करी तो आपको इतना एक्स्ट्रा समोसा मिला, ठीक है। आपके पास, आपने सोचा था कि चाय मेरे पास अभी भी ज़्यादा थी, तो उसका कम कर देते हैं, भले ही मुझको समोसा थोड़ा कम मिल रहा है। अब आपके पास समोसे भी ठीक ठाक रह गए, और आपके पास चाय भी, ठीक है, ये चाय और ये समोसे। अभी आपके पास इतने समोसे हैं, इतनी चाय है, तो अभी आपने चाय को और कम किया, तो आपके पास और समोसे इंक्रीज हो गए, ठीक है। अब चाय आप लगभग ये दोनों बराबर हो गए। इसके बाद आपके पास अब क्या हुआ, चाय इतनी सी बची है। अब आप इतनी सी, जो लास्ट चाय है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी भी चीज़ की थोड़ी सी क्वांटिटी बचे तो उसको वो और अच्छी लगने लगती है। अब आप क्या बोलोगे कि मैं इतनी सी भाई चाय कम करूँगा, तो उसकी अपेक्षा मुझे जो समोसे हैं वो इतने सारे मिलने चाहिए, ठीक है। अब आपके पास जब इतनी सी चाय बची है लास्ट में, तो आप बोलोगे कि मुझको अब समोसे इतने सारे भी दे दो, ठीक है, तब भी मैं वो चाय है वो कम नहीं करूँगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या हो रहा है कि जो दूसरी एक चीज़ की अमाउंट है वो कम होती जाए, दूसरी चीज़ की अमाउंट बढ़ती जा रही है, तो वो फिर एक्सचेंज करने का मूड नहीं रहता है फिर, ठीक है। तो ये डिफरेंस कर्व होगा। जैसे आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपको चाय भी ज़्यादा मिल रही है, उसके साथ साथ समोसे भी, तो यहाँ पे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है कि उसकी वजह से जो एक कॉन्वेक्सिटी आती है, कॉन्वेक्स रहता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ कि देखो पहले आप
इतनी सारी चाय सिर्फ एक समोसे के लिए छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन जब धीरे धीरे आपके पास चाय की कमी होती गई तो आप समोसे कितने भी मिले आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कि पहले एक क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा थी तो आप उसको भले ही उसकी ज़्यादा क्वांटिटी त्यागने के लिए आप रेडी थे दूसरी वस्तु के थोड़ी सी अमाउंट के लिए, लेकिन आपके पास जैसे किसी चीज़ की क्वांटिटी कम होती जाएगी तो आप उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं रहोगे। ठीक है, तो इस टाइप से इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कर्व नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, ये अलग अलग कर्व हैं, ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कभी भी मतलब देखो यहाँ पे अलग अमाउंट में सेम चीज़ें हैं और यहाँ पे अलग, तो अलग अलग अमाउंट चीज़ों की वो हमको सेम सेटिस्फैक्शन कभी नहीं दे सकते। इस वजह से ये कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जितना कर्व ऊपर चलता जाएगा, ठीक है, इस सेटिस्फैक्शन का लेवल ज़्यादा होता जाएगा। अभी ए वाला कर्व है और ए वाला कर्व इंटरसेक्ट, क्योंकि ये अलग सेटिस्फैक्शन वाला है और ये अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो इस वजह से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ओके, उम्मीद है समझ आया होगा। क्या पढ़ा अपन ने? यूटिलिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट, कमोडिटी या गुड की जो हमारी बॉन्ड है उसको सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी वस्तु की एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पे जो अपन को सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व अलग अलग वस्तु जैसे चाय समोसा हुआ या फिर और जैसे पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक हुई, सैंडविच, या फिर अलग अलग चीज़ों के अपन कॉम्बिनेशन यूज करें तो उन चीज़ों के अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करने पे जिन पॉइंट्स पे अपन को सेम सेटिस्फैक्शन मिले उसको कर्व पे ड्रॉ करना, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक अपन ने पढ़े। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ये क्या है देखते हैं। प्रोडक्शन डिसीजंस इन्वॉल्व कॉस्ट, ट्रेड ऑफ्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। अपन को किसी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, उसमें डिसीजन लेने हैं, तो अपन को मतलब अपन का मोटिव क्या है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सी चीज़ों को यूज करें। तो उसमें क्या क्या अपन को देखना पड़ेगा, कॉस्ट कितनी आ रही है उसमें, ट्रेड ऑफ क्या है कि हमें उसके बदले मतलब बाकी चीज़ें क्या क्या छोड़नी पड़ रही हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। ऑप्टिमाइजेशन, हम ये कोशिश करेंगे कि चीज़ें हैं वो अपने बेस्ट लेवल पे काम करें। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट बिहेवियर हेल्प इन इफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। कॉस्ट बिहेवियर को समझ के हम जो रिसोर्सेज हैं उनको हम बेस्ट वे में एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट क्या क्या है इनको देखते हैं। फर्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। अभी इसको कैसे देखें, मान लीजिए क्या माने, चलो कुछ भी मान लेते हैं। क्या है अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको लिख लेते हैं OC। आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी आप क्या है, आप मान लो दिल्ली में कोचिंग कर रहे हैं, तो आपने SSC की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ दिल्ली जाकर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को फीस दी है, या फिर जो आपने उसका कोर्स परचेज किया है, जो आप वहाँ पे रेंट दे रहे हो, क्या सिर्फ यही कॉस्ट है जो आप प्रिपरेशन में लगा रहे हो, या फिर और अलग भी चीज़ें हैं, है ना अलग। यदि आप इस टाइम को प्रिपरेशन में ना देके सेम टाइम आप किसी अलग जॉब में, जैसे आप टीचिंग कर रहे होते या फिर कोई अलग जॉब कर रहे होते, तो वो सैलरी भी आपको मिलती ना, भले ही कम मिलती, 10,000 पर मंथ मिलती, तो 1,20,000। तो एक टाइप से आप भले ही SSC का प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपने कुछ ना कुछ प्रिपरेशन के लिए आपने किसी ना किसी चीज़ को छोड़ा है, तो वह बेस्ट ऑप्शन जो आपने छोड़ा है एक चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड होगी, जो 1,20,000 आप एक साल में कमाते, ठीक है, वो भी आपकी प्रिपरेशन में
खर्च हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भले ही आप दूसरी चीज़ कर रहे हो, लेकिन आपने उस चीज़ के लिए जो आप पिछला वाला बेस्ट ऑप्शन छोड़ा है, तो इस बेस्ट ऑप्शन की प्राइस ही होती है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो आपने किसी चीज़ कोई काम है उसके लिए दूसरा जो काम छोड़ा है, उस काम की कीमत होती है क्या, बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको इकोनॉमिक कॉस्ट या अल्टरनेटिव कॉस्ट भी बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट करती है व्हाट इज सेक्रीफाइस, जो बलिदान किया जाता है ना, चॉइस इज मेड। जब आप किसी चीज़ को चूज करते हैं तो उस टाइम आपके पास ये भी होता है कि आप किसी जो आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव है उसको छोड़ रहे हैं, तो जिसको छोड़ा उसकी कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट देखते हैं संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। जैसे आप चाहते हैं एक मूवी थिएटर में, ठीक है, आपने पैसे खर्च किए, 250 रुपये का टिकट कटाया और आप आ गए यहाँ पे बैठ के देख रहे हो मूवी, तो आपके पैसे खर्च हो गए, ये अब इसका रिफंड नहीं मिल सकता है, ठीक है। आप गए मूवी देखे, एक 3 घंटे की मूवी है, ठीक है, अभी आपको लगने लगा कि एकदम बोरिंग मूवी है, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि या बची हुई मूवी देखो, बची हुई, क्योंकि आपके पैसे जा चुके हैं, तो आप क्या करोगे, क्या आप अपना टाइम बर्बाद करोगे, 250 रुपये खर्च हो गए, तो अपना टाइम बर्बाद करके मूवी देखोगे, या फिर आप यहाँ से चल के कोई अदर काम करोगे, ठीक है। तो आप यदि मूवी देखते हो ये सोच के कि मेरे 250 रुपये खर्च हो गए, तो ये अच्छा डिसीजन नहीं माना जाता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। शुड बी इग्नोर्ड इन रेशनल इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है। संक कॉस्ट को मतलब जो खर्च हो गया, अब आपको क्या हो रहा है कि आप मूवी देख के अपना टाइम भी बर्बाद, पैसे बर्बाद होने थे तो वो तो हो ही गए, उसको रिफंड वो वापस कैसे भी नहीं मिल सकते, लेकिन उसके चक्कर में आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 का कोर्स खरीदा, 10-10K का, ठीक है, आपने कोर्स ले लिया, अब आपको बाद में पता चला कि ये तो बहुत ख़राब पढ़ाते हैं, तो वो मतलब आपके पैसे खर्च हो गए, अब वो वापस नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है। लेकिन क्या आप उसके पीछे पूरा कोर्स वो देखोगे, अपना टाइम बर्बाद करोगे उस कोर्स पे, भले ही वो बहुत घटिया पढ़ा रहे हैं, उससे अच्छा आपको यूट्यूब पे ऑप्शन है, ठीक है। तो इस टाइम बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप जो संक कॉस्ट है उसको इग्नोर करके एक बेस्ट डिसीजन लें, ना कि सिर्फ अपना टाइम बर्बाद इसके पीछे कर दें कि 10,000 का लिया है मैंने, भले ही ख़राब पढ़ा रहे हैं, मैं पूरा पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये होती है संक कॉस्ट, जो रिकवर नहीं की जा सकती कॉस्ट, बट उसके पीछे आपको अपना टाइम बर्बाद या फिर अपनी रिसोर्स बर्बाद नहीं करनी है। एग्जाम्पल देखें तो पोस्ट रिफंडेबल टिकट जो बताया, और पोस्ट एडवर्टाइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। अभी मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट ये चीज़ें क्या होती हैं इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एवरेज कॉस्ट देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने किसी चीज़ की 10 यूनिट प्रिपेयर की, तो 10 यूनिट में आपको खर्चा आया कितना, मान लेते हैं 100 रुपये आया, तो आपको मतलब पर यूनिट कितना खर्चा आया, 10 रुपये आया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने 20 यूनिट बनाई सेम ऑब्जेक्ट की, लेकिन आपको खर्चा सिर्फ आया 180 रुपये, तो पर यूनिट कितना आया, 9 रुपीज़, ठीक है। तो मतलब जब एक बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, तो जो पर यूनिट खर्च होता है उसी को बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। जब 10 का प्रोडक्शन कर रहे थे तो एवरेज कॉस्ट क्या थी, 10 थी। 20 का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट क्या हो गई, 9 हो गई, ठीक है। तो ये होती है क्या, एवरेज कॉस्ट। अभी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मान लीजिए कि आपने 10 यूनिट बना ली, तो आपका खर्चा हो गया 100 रुपये। आपने 11वीं यूनिट बनाई, पहले 10 रुपये खर्च हो रहा था,
पर यूनिट पे 11वीं यूनिट बनाई तो उसका खर्चा सिर्फ आया, ये 11th है, 11 नहीं है, ठीक है। मतलब आपने 11वीं चीज़ बनाई तो वो सिर्फ 9.9 रुपीज़ में बन के तैयार हो गई। तो ये क्या हुआ, अगली वस्तु की, सिर्फ एक वस्तु की कीमत पिछली वाली से कम हुई, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। आपने 15वीं वस्तु बनाई तो आपको पता चला 9.5 रुपये में बन गई ओनली, ठीक है। तो ये 14, पहले 14 बन चुकी थी, ठीक है। उसके बाद आपने एक अलग, आप 100 वस्तुएं बना चुके हो, ठीक है। तो ऊपर की भले ही कितनी अमाउंट में बनी हो, कितना भी खर्च आया हो, इसके बाद यदि सिर्फ आप 101वीं वस्तु बनाने का, तो सिर्फ उसका प्राइस काउंट करो आप। तो इस मतलब जैसे अपन देख रहे थे कि आपने पहले पानी पिया, फिर पानी पिया, फिर पानी पिया या समोसे खाया, तो आप देख रहे थे कि भले ही आपने इतना पहले यूज कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट 1 यूनिट पे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इसको मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहे थे। सेम, पहले भले ही कितनी सारी यूनिट्स बन चुकी हों, इसके बाद आप 1 यूनिट भी बनाओ, तो सिर्फ 1 यूनिट बनाने में जो खर्च आएगा उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अभी इसका कर्व भी देख लेते हैं थोड़ा। MC कर्व इंटरसेक्ट AC कर्व एग्जैक्टली एट AC मिनिमम। अब देखो एवरेज कॉस्ट का पहले ग्राफ देखते हैं। एवरेज कॉस्ट का ग्राफ ऐसा होता है। अब भले भाई ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखो कहाँ समझाऊँ, यहीं पे समझा देते हैं। पहले आपने एक और पेज एक्स्ट्रा कर सकते हैं, चिंता काहे लेते हो। इसका ग्राफ आखिर ऐसा ही क्यों है, कॉस्ट और क्वांटिटी, ठीक है। ये है कॉस्ट और ये है क्वांटिटी। हाँ मान लेते हैं आपके पास 4 मशीनें हैं, ठीक है, और कुछ वर्कर्स हैं आपके पास। मतलब मान लेते हैं कि एक पे 2 वर्कर काम करते हैं, तो 8 वर्कर हैं आपको, ठीक है, आपके पास। तो आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप पहले मान लो सिर्फ 1 यूनिट का प्रोडक्शन करो, ठीक है। सिर्फ एक यूनिट प्रोड्यूस करने में आपको मशीनों का मेंटेनेंस चार्ज भी देना है और वर्कर्स को भी देना है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ आप 1 यूनिट, भले ही हर एक मशीन से 10 यूनिट प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है। सिर्फ आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करो, तो 1 यूनिट प्रोड्यूस भले ही कर रहे हो, लेकिन आपको इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट देना है और अलग अलग चीज़ों का वो भी कॉस्ट देना है। तो 1 यूनिट, सिर्फ आप 1 यूनिट करो प्रोड्यूस, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये हो गई 1 की। अब क्या हुआ कि आप 10 यूनिट करने लगे प्रोड्यूस, ठीक है। तो 10 यूनिट प्रोड्यूस किया आपने, तो आप खर्चा तो अभी सेम कर रहे हो, यूनिट भले ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हूँ, ठीक है। तो खर्चा, प्रोडक्शन यूनिट बढ़ गया, तो मतलब पर यूनिट होगा वो प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज करने पे ये 10 यूनिट होने लगी और आपका कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ गई। ये एवरेज कॉस्ट है, यानी कि पर यूनिट, ठीक है। और जैसे आपने क्वांटिटी बढ़ाई और आप एक टाइम पे पहुंच गए मैक्सिमम, जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है, कि यदि आप 4 मशीन चला रहे हो और 8 वर्कर यूज कर रहे हो, तो आप बेस्ट तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो चीज़ों को, तो उस टाइम जो पर वस्तु की कीमत होगी वो, यानी कि एवरेज कॉस्ट होगी, वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगी। यदि आपको इस टाइम पे आपको सिर्फ 4 मशीनों और 8 वर्कर के साथ अब आपको एक भी चीज़ एक्स्ट्रा बनाना है, ठीक है। तो आप जैसे भी एक्स्ट्रा चीज़ें बनाना स्टार्ट करोगे, आपकी 40 यूनिट की कैपेसिटी थी, आप 41, 42, 45 या 50 यूनिट बनाओगे। तो जैसे ही भी आप एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे सेम मशीनें और सेम रिसोर्सेज के साथ, तो पर यूनिट की कीमत अब इस पॉइंट से आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। जो कि मशीनों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, आप वर्कर भी एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, ठीक है। तो पर यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पे
आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, सेम रिसोर्सेज के साथ में, ठीक है। तो इस टाइप से एक लोएस्ट पॉइंट आता है एवरेज कॉस्ट में। एवरेज कॉस्ट पहले अब ऐसा है कि कोई पर्सन है वो समोसे बना रहा है, तो उसको तेल सिर्फ एक समोसा बनाएगा क्या वो, ठीक है, तो उसका मतलब एक के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। तो ये एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे कम होती जाती है, और एक पॉइंट के बाद जब उसका रिसोर्सेज मतलब अपनी फुल पावर पे चल रहे होते हैं, उसके बाद एक भी एक्स्ट्रा मतलब सेम रिसोर्सेज के साथ एक भी चीज़ एक्स्ट्रा बनाने में ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं और कीमत ज़्यादा बढ़ती जाती है। एवरेज कॉस्ट इस टाइप से बढ़ती है, ठीक है। ये एवरेज कॉस्ट का ग्राफ हो गया। आप देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अभी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इस टाइप से इसका ग्राफ होता है। मार्जिनल कॉस्ट पहले बढ़ती है क्योंकि देखो पहले आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जब एक्स्ट्रा बनाओगे, एक भी चीज़ इतना बनाया, फिर आपने एक एक्स्ट्रा बनाया, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी पहले, ठीक है। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, इसके बाद देखो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी एक पॉइंट के बाद बढ़ने लगती है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मतलब जैसे आपने 15 यूनिट बना ली, तो 16वीं यूनिट बनाने में, सिर्फ 16th बनाने में जो खर्चा हुआ वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट है। तो एक टाइम पे पहले इनकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ती है, जैसे आपने इतना बनाई फिर इतना बनाई, ठीक है। तो एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि वो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ हो गया। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट होता है कि ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल इस पॉइंट पे होता है, जिस पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन होगा कि इस पॉइंट पे क्यों नहीं होता, जब ए मार्जिनल कॉस्ट इतनी ज़्यादा कम है तो अब ए वाला क्यों नहीं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पे ये 40 यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं इस पॉइंट पे, और ठीक है, और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, 20 यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं एक प्राइस है, तो एक प्राइस लिखा हुआ है 10 है, और ये मान लेते हैं कितना है, 20 है, ठीक है। और ये मान लेते हैं इसको मान लेते हैं 15, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, यहाँ पे 19 होती है, यहाँ पे 19 में की यहाँ पे होगा एक 19 होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सिर्फ 20वीं जो वस्तु प्रोड्यूस हो रही है 20 नंबर की, ठीक है। तो 20 नंबर सिर्फ 20वीं नंबर की, ना कि पहले की और ना कि बाद में की, सिर्फ 20वीं नंबर की जो कमोडिटी है, कोई गुड है, वो प्रोड्यूस हो रही है, तो सिर्फ उसका प्राइस है। सेम लेवल पे अपन देखें कि एवरेज प्राइस क्या है सेम का, यहाँ पे 20 रुपये पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कितना खर्च आ रहा है, 20 ऑब्जेक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और 20 प्राइस पड़ रहा है आपको। एवरेज कॉस्ट तो यहाँ पे 20 है ना, जब अपन मतलब पूरा अपन को खर्चा देखना पड़ेगा तो एवरेज कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना कि मार्जिनल कॉस्ट से। मार्जिनल क्या है, सिर्फ 20वें नंबर की और जो कमोडिटी है वो प्रोड्यूस करने में खर्चा, और ये क्या है, एवरेज खर्चा है कि एवरेज 20 का कितना खर्चा है, ठीक है। तो ये 20 वस्तुएं हुई और 20 प्राइस है हर का, तो इतना 400 खर्चा आ रहा है अपन को, ठीक है। तो 40 देखो यहाँ पे कितनी है, 40 वस्तुएं हैं, तो ये अपन ने सिर्फ कितना 20 का निकाला ना, तो ये कितना, यदि इसमें इतना 20 में इतना खर्चा आया है तो 40 प्रोड्यूस होंगी इस हिसाब से, तो कितना आएगा खर्चा, 800 आएगा, ऑब्वियसली है। ओके, अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे 15 रुपये पर यूनिट अपन को खर्चा हो रहा है और 40 अपन वो कर रहे हैं प्रोड्यूस, तो 15 चौको 60, तो यहाँ पे सिर्फ 600 रुपये खर्च हो रहे हैं 40 यूनिट बनाने में। तो एक पॉइंट होता है कि यहाँ पे बेटर तरीके से यूटिलाइज होता है अपनी रिसोर्सेज का, इसको बोलते हैं ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल। ओके, सो ये समझ आया होगा, उम्मीद है बहुत अच्छे से मैंने अपना बेस्ट दिया है। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट
और लास्ट है मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट फेलियर। ठीक है, तो मार्केट कैन बी स्ट्रक्चर डिफरेंटली, इफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन कंपटीशन, प्राइस पावर एंड एक्सटेंटेज। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हुई कि मार्केट को डिफरेंट तरीके से अपन स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इफिशिएंसी होती है किसी भी मार्केट की कंपटीशन पे, और प्राइस सेट करने की पावर किसके पास है, और एक्सटेंटेज क्या है, इन पे डिपेंड करता है। इन सबको अपन आगे देखने वाले हैं। सो कहानी स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन से। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? एक सब्जी मंडी जैसे जहाँ मतलब सेम टाइप की वस्तुएं मिलती हैं, और ठीक है, इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं। लोगों के पास एक ये ऑप्शन होता है कि आप किसी से भी परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही जगह से परचेज करना है, कोई ज़्यादा दे रहा है तो आप दूसरे के पास चले जाइए। ठीक है, और होमोजीनस प्रोडक्ट, सेम टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहे होते हैं। एग्जाम्पल की सब्जी मंडी बेस्ट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सभी दुकानें लगी हुई होती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं एक फिक्स जगह से ही खरीदना, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मार्केट में आ सकता है, कोई भी मार्केट से जा सकता है। ठीक है, ये मतलब कोई ऐसा दबाव नहीं है कि आपको आना अलाउ नहीं है कि और दूसरे कहीं से सब्जी बेचने वाले यहाँ पे आ नहीं सकते, या फिर सेम अनाज मंडी में भी सेम चीज़ लागू होती है। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज होता है सब लोगों को। ठीक है, फर्म इज प्राइस टेकर। फर्म क्या है? प्राइस टेकर होती है, यानी कि जो एक टाइप पूरा मार्केट का प्राइस सेट होता है, तो वही प्राइस पे बेचना होता है लोग को। आपने जैसे ही ज़्यादा प्राइस करेंगे आप मार्केट से आउट हो जाओगे। ठीक है, प्राइस डिटरमाइंड बाई ओवरऑल इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो प्राइस है वो सेट होता है। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा में बेचो। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आप कम में बेचो, यदि कम में बेचोगे तो आपको घाटा होगा। ठीक है, तो एक परफेक्ट कंपटीशन हुआ जिसमें बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, और प्राइस मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सेट होता है, कोई मनमानी से सेट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हुआ परफेक्ट कंपटीशन। ओके, आज देखते हैं मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? एक सिर्फ सिंगल सेलर है, सिर्फ एक ही बेचने वाला है, और कोई उसके आसपास का सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, तो वो होगा क्या? मोनोपोली। इसमें फिर आपको यदि कोई चीज़ लेना है तो फिर उसी से लेना पड़ेगा। मान लो कोई एक गांव है, उसमें सिर्फ एक ही दुकान है, तो आपको कुछ लेना है तो फिर वहीं से लेना पड़ेगा, वो किसी भी प्राइस पे दे। या फिर दूसरा सब्स्टिट्यूट भी है तो आप शहर जाइए, वहाँ से लेके आइए, तो वहाँ पे जाने आने में ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मोनोपोली। एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट बैरियर्स होते हैं एंट्री के लिए। ठीक है, फर्म इज प्राइस टेकर। और एग्जाम्पल के रेलवे टिकट प्राइसेस। ठीक है, इंडियन रेलवे को मान सकते हैं कि आप देखो, रेलवे चाहे तो कभी भी प्राइस इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, उसके आसपास कोई है नहीं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होता है मोनोपोली का। और किसी की प्राइवेट ट्रेन तो चल नहीं है, आपको यदि वो प्राइस इंक्रीज कर भी देते हैं तो आपको सेम प्राइस पे ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये हो गया मोनोपोली। नेक्स्ट देखते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या है? इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो सेलर होते हैं वो होते हैं, जैसे कि अभी आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देख सकते हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन वाला सेक्टर देख सकते हैं, या फिर टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि फ्यू लार्ज सेलर डोमिनेट कि कुछ ही सेलर होते हैं जो डोमिनेट करते हैं। लाइक अभी चल रहा है टेलीकॉम मार्केट में एयरटेल एंड जियो चल रहे हैं। ठीक है, और ऑटोमोबाइल्स में कुछ कंपनियां चल रही हैं, जैसे डिफरेंट आप देख सकते हो। टेलीकॉम में देखें तो एयरटेल है, जियो है, और अभी BSNL है बहुत कम लेवल पे, वोडाफोन भी आई है। ठीक है, बट बाकी सब चीज़ें बहुत कम है, लिमिटेड हैं। ठीक है, मेन है एयरटेल और जियो। तो जब कुछ ही गिने चुने ब्रांड्स मार्केट को कंट्रोल करें, उसको बोलते हैं ओलिगोपोली। इसका एक फीचर है किंग्ड डिमांड कर्व। इसका क्या मतलब होता है? प्राइस रिजिडिटी, यानी कि प्राइस रिजिड रहते हैं, ऐसा नहीं करते। अब देखो, ऐसा होगा कि यदि जियो ने बढ़ाया प्राइस तो एयरटेल को बढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एयरटेल कम करे रहे। ठीक है, या फिर दूसरे ने कम किए तो इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो दूसरा बढ़ा देगा तो मतलब एक टाइप से वो समझौता करके चलते हैं। ठीक है, उनके बीच में आपस में ये रहता है कि हम एक ही साथ करेंगे। आपने देखा होगा कि जब टेलीकॉम में प्राइस बढ़ते हैं तो सबके एक साथ बढ़ते हैं, तो ये प्राइस रिजिडिटी है, और इनका कर्व किंग्ड यानी कि मुड़ा हुआ होता है। ठीक है,
मे फॉर्म कार्टेल्स, ये मतलब एक समूह भी बना सकते हैं, जैसे कि ओपेक है, ये पेट्रोलियम जो प्रोड्यूस करते हैं उन सबका एक, उन कंट्रीज का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसको ओपेक बोलते हैं। आप कमेंट करना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये हुआ ओलिगोपोली, जब कुछ गिनी चुनी पावर्स मार्केट को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो प्राइस वो सेट करेंगी तो उस हिसाब से चलेगा, और सेलर और ख़रीदने वालों के पास ऑप्शन भी नहीं है कि वो शिफ्ट हैं, तो एक टाइप से इनके प्राइस में भी रिजिडिटी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये क्या होता है? मैनी सेलर्स विद डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, टूथपेस्ट, सॉप और शूज। मोनोपोलिस्टिक क्या है कि मान लीजिए आप एक मार्केट में गए तो सिर्फ वहाँ पे आपको जूते ही जूते मिल रहे हैं, वहाँ पे फ़र्क किस चीज़ का है? सिर्फ वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का है फ़र्क, कि कोई चीज़ों को कितने तरीके से, कितने बेटर तरीके से एडवर्टाइज कर रहा है। वहाँ पे किस चीज़ का है कि ब्रांड्स कितनी तरीके से, कितने अच्छे तरीके से ब्रांडिंग कर रहा है, ठीक है। सेम मिल्क सभी जगह सेम वस्तुएं नहीं हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का फ़र्क रहता है। जो जितने अच्छे तरीके से एडवर्टाइज कर ले तो उसकी ज़्यादा बढ़ेंगी, बिकेंगी, ठीक है। तो मैनी सेलर्स विद डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब सेम टाइप के रहते हैं लेकिन ब्रांड्स अलग अलग रहते हैं, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट लाइक एडवर्टाइजिंग एंड पैकेजिंग आर इम्पोर्टेंट, कौन जितने अच्छे से पैक करेगा, एडवर्टाइज करेगा, उसके उतना ज़्यादा उसकी बिक्री होगी, ठीक है। तो ये हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट इज मोनोप्सोनी, ये क्या होता है? एक सिंगल बायर होता है। अब ये कहाँ पे होता है? मान लीजिए कि एक कोई आसपास 8-10 गांव हैं और वहाँ पे सिर्फ एक गन्ने की मिल है, ठीक है। तो अभी जो किसान होंगे वो गन्ना कहाँ ले जाएंगे? उसी के पास सिर्फ अब परचेज करने वाला एक ही है, तो वो अपने हिसाब से उनके प्राइस सेट करेगा कि हम इस दाम पे लेंगे, फेयर रेट प्राइस, इस टाइप से कोई FRP करके, क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं आ रहा है, जो जिससे गन्ने के प्राइस और फिर MSP होता है अलग के लिए और गन्ने के लिए अलग चलता है, ठीक है। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। मोनोप्सोनी यानी कि एक सिंगल बायर है गन्ने की मिल वाला और आसपास के सारे लोग उसके पास बेचने के लिए जाते हैं, तो वो प्राइस सेट खुद के हिसाब से कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है अपने इधर पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोनोप्सोनी। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज मार्केट फेल्योर। मार्केट फेल्योर क्या है कि जब कुछ भी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज होती हैं, वो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको जो ऑप्टिमाइज तरीका है, मतलब बेस्ट वे है यूज़ करने का, उस तरीके से यूज नहीं कर पाती हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं मार्केट फेल्योर, ठीक है। ए फ्री मार्केट एलोकेशन नॉट इफिशिएंट, ठीक है। कुछ ना कुछ उस पर कंट्रोल होना चाहिए, तभी एक मार्केट अच्छे तरीके से काम कर सकता है, वरना मार्केट फेल हो जाएगा। ऑफन कॉज्ड बाय एक्सटर्नलिटीज, ये कैसे होता है? मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, फैक्ट्री पॉल्यूट से बन। देखो एक फैक्ट्री है, वो बहुत अच्छे से चल रही है, यहाँ पे जितने भी इसके काम करने वाले हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, जो इससे सामान खरीद रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, काम इनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है, इन सब का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो इसके हार्मफुल केमिकल हैं वो जाके नदी में जा रहे हैं, और तो वहाँ पे जो फिश हैं उनकी डेथ हो जा रही है, जो फिशरमैन हैं और जो रिवर का वाटर यूज़ करने वाले लोग हैं, ठीक है, अपने खेती के लिए यूज़ करें, तो उस पॉल्यूटेड वाटर की वजह से फिशरमैन को या फिर जो उसका पानी का यूज़ करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इनको बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज़, ठीक है, कि बायर्स को, सेलर्स को, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इन दोनों के अलावा जो अदर पर्सन है इनकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। इसको बोलते हैं मार्केट फेल्योर, और इसको बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज़, ठीक है, यानी कि बाहर वालों को जो इम्पैक्ट उनकी वजह से झेलना पड़ रहा है, इसको बोलेंगे एक्सटर्नलिटीज़, ठीक है। तो यही था आज के सेशन में, उम्मीद है पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा सेक्शन नहीं तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर दीजिए यदि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट सेशन मैं लूँ इकोनॉमिक्स पे या फिर कोई अदर टॉपिक पे, ठीक है।
सो इसी के साथ इतना बड़ा थैंक यू, THANKYOU, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा, मैंने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। खैर मुझको समझाना आता है बट मैं सोच रहा था कि AI से करूँगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। आप रिव्यू जरूर दीजिए कैसा लगा आपको, ठीक है। और इसके साथ बाय, टेक केयर। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाय, टेक केयर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप पिन कमेंट में, ठीक है। बाय बाय।